हेलो हेलो हेलो। जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये 5वां लेक्चर है। इसमें आपको अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हम फिगर की बात करते हैं कि इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट फिगर कौन कौन से हैं इस चैप्टर में। तो पहला होता है नर जनन तंत्र का चित्र, जो कि आपके सामने बना हुआ है। इसमें या नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र या अंडाणु या शुक्राणु या फिर उसकी अंडाशय की गर्भ अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का चित्र पूछ सकता है। ये सारी चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर स्तन ग्रंथि का चित्र, ये आपसे इसका चित्र पूछा जा सकता है कि नर जनन तंत्र का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। ये आपसे जब भी पूछेगा तो, या तो अगर लिखने के लिए भी बोलेगा तो लघु उत्तरी में पूछेगा, या वर्णन करने अगर संक्षेप में लिखने के लिए बोलेगा तो लघु उत्तरी में पूछेगा, और वर्णन करने के लिए पूछेगा तो डिटेल लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। सारे भागों का भी वर्णन करना पड़ेगा आपको। तो ये आपका पुरुष जनन तंत्र का चित्र है। इसमें ये बच्चों, ये जो नली है, इस नली को शुक्रवाहक बोलते हैं बच्चों। यहाँ से शुक्राणु आगे जाता है। यह ऊपर वाली परत को स्क्रोटम बोलते हैं या वृषण कोश बोलते हैं। यह अंदर जो गोल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे हम वृषण बोलेंगे। यह मूत्राशय है, यह आपका शुक्राशय है, यह काउपर्स ग्रंथि है, यह प्रोस्टेट ग्रंथि है, यह मूत्र मार्ग है, और यह शिश्नमुंड है बच्चों, यह शिश्नाग्र है। अगर मैंने यहाँ भी एक चित्र बनाया हुआ है, यहाँ ठीक से बन नहीं पाया था इसलिए यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए ये मूत्र वाहिनी दिखाया मैंने, ये मूत्राशय है, यह शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, यह शुक्राशय है, और यह शुक्रवाहक है। यह प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि, ये वृषण कोश, वृषण, और यह आपका मूत्रमार्ग है, यह शिश्नमुंड है, यह शिश्नाग्र है। यह मूत्रमार्ग है, मूत्रमार्ग, यह शिश्नमुंड, यह शिश्नाग्र है। यही है शिश्न आच्छद बोल सकते हैं, शिश्न आच्छद, शिश्नाग्र। ये आपका नर जनन तंत्र का चित्र है बच्चों। चित्र तो बहुत सारे इसके हैं, जो लेकिन वो इजीली बन जाए एग्ज़ाम में, वो आपको बनाना है। बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मिलना 5 ही नंबर है, 2 ही नंबर है या 3 नंबर है। तो क्यों हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएं? चीज़ें समझ में आनी चाहिए एग्जामिनर को, बस। अब हमारा क्वेश्चन है कि मादा प्रजनन तंत्र का चित्र बनाइए। तो भी हम शुरुआत में चित्रों की ही बात करेंगे कि चित्र कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा बच्चों, यह आपका मादा जनन तंत्र या मादा प्रजनन तंत्र का चित्र है। ऐसे बोला जाएगा आपसे कि मादा प्रजनन तंत्र का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, यह मादा प्रजनन तंत्र का चित्र है। यह गर्भाशय है, यह भाग पूरा गर्भाशय है। गर्भाशय की 3 परत होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं बच्चों, और जिसे मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तीनों परतों को, ऊपरी परत को, पहली परत को पेरीमेट्रियम, बीच वाली परत को मायोमेट्रियम, और आंतरिक परत को क्या बोलेंगे, अंतःगर्भाशयी स्तर या फिर एंडोमेट्रियम। बच्चों, ओवरी को डिंब ग्रंथि या अंडाशय भी बोलते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में डिंब ग्रंथि लिखा हुआ है। एम्पुला या डिंब वाहिनी का
के 3 भाग होते हैं बच्चों। यह होता है आपका स्थमस, पहला भाग होता है जो संकीर्ण पात होता है, और दूसरा होता है एम्पुला, थर्ड पार्ट होता है इनफंडिबुलम। बच्चों जो इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम के छोर पर उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे झालरी या फिम्बरी कहते हैं, जिसका कार्य होता है कि अंडाणु को एकत्र करना और अंडाणु को यहाँ एम्पुलरी रीजन में पहुंचाने में मदद करने का कार्य करती है, जिससे कि निषेचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। तो मैंने बता दिया, देखो एम्पुला के बाद इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस, ये इसे यूटेराइन फंडस बोलते हैं बच्चों। यह गुहा जो है, कैविटी जो है, जिसे यूटेराइन कैविटी या गर्भाशय गुहा कहते हैं, यह ग्रीवा नाल है बच्चों। यह जो अंदर ये ट्यूब आ रही है, ऐसे नली बन रही है, ये ग्रीवा नाल है, ये गर्भाशय ग्रीवा है। सर्विक्स बोलते हैं, यूटेराइन सर्विक्स बोलते हैं इसको। फिर यह ग्रीवा नाल है बच्चों, और यह योनि है बच्चों। हमारी ओवरी जो होती है वह लिगामेंट से, एक लिगामेंट से अटैच्ड होती है, जुड़ी होती है। यूटरस से एक लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है, जिसे मेसोवेरियम लिगामेंट बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे बहुविकल्पी में कि ओवरी गर्भाशय की दीवार से किस लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है, तो मेसोवेरियम लिगामेंट से जुड़ी होती है। और बच्चों मैंने बता ही दिया कि डिम्ब वाहिनी के 3 भाग होते हैं, पहला होता है स्थमस, दूसरा एम्पुला, थर्ड होता है इनफंडिबुलम। और गर्भाशय के 3 पार्ट, पेरीमेट्रियम जिसे गर्भाशय बोलते हैं, मायोमेट्रियम दूसरी परत होती है जिसे क्या बोलते हैं, पेशी स्तर गर्भाशय बोलेंगे, और तीसरी होती है अंतःस्तर गर्भाशय, अंतः गर्भाशय स्तर एंडोमेट्रियम बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में होता है तो यही एंडोमेट्रियम आपका टूटती है, एंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकलती है, और टूटा हुआ अंडाणु और यही एंडोमेट्रियम दोनों मतलब कि इस ग्रीवा नाल और वेजाइना मतलब योनि के द्वारा, योनि मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। अब अगला चित्र हमारा अंडाणु का चित्र है। अगला चित्र अंडाणु है। ये सारे इम्पोर्टेंट फिगर हैं बच्चों। देखिए ये अंडाणु का चित्र है, मैंने 2 लेयर बनाई है। सबसे पहले देखिए ये आउटर सेल बनाई है जो बहुत स्ट्रांग परत होती है, जिसे हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए कोरोना रेडिएटा है। यह दूसरी परत जो है, यह जोना पेल्यूसिडा है। यह वाली परत, यह परत जोना पेल्यूसिडा है। यह पूरी परत, पहली वाली परत, ये परत जोना पेल्यूसिडा है। ठीक है, दूसरी परत। ठीक है, और यह जो आपका है, ये 1 2 3 4 ऐसे धारी जैसी संरचनाएं बनी हुई हैं, 3-4 गो। ये आपकी विटलाइन मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं। ठीक है, यह कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, यह केंद्रक है। तो यह आपका अंडाणु का चित्र है। आगे यह देखिए शुक्राणु का चित्र। बच्चों ध्यान रखिएगा, यह आपका एक नामांकित शुक्राणु का चित्र है। बहरहाल मैंने ऑलरेडी जब शुक्राणु को डिटेल बताया और अंडाणु को डिटेल बताया है, इससे पहले की वीडियो में मैंने डिटेल में इसको बताया हुआ है कि अंडाणु के भाग क्या होते हैं, अंडाणु का कार्य क्या हो, शुक्राणु का भाग के कितने भाग होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु के बारे में भी बताया हुआ है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है। तो देखिए यह 4 भाग में हम इसे बांट सकते हैं। पहला होता है शीर्ष भाग, हेड रीजन बोलते हैं इसे। यह होता है आपका दूसरा ग्रीवा, जिसे नेक पार्ट बोलते हैं, नेक पीस बोलेंगे। तीसरा होता है मिडिल पीस, मध्य भाग। चौथा टेल या पुच्छ भाग। बच्चों देखिए यह एक्रोसोम जो होता है, एक्रोसोम
आपका ये है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, जीव द्रव्य कला। अग्रपिंडक, इसे अग्रपिंडक को एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। इसी एक्रोसोम वाले भाग में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो ओवा की वाल को पचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और यह आपका फिर इसी में एक यह जो केंद्रक है, केंद्रक में गुणसूत्री पदार्थ भरा होता है और इसके आपके केंद्रक के अंतिम सिरे पर आपको अग्रस्थ तारक केंद्रक पाया जाएगा, जिसका कार्य होता है कि जब फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है तो यह यहाँ तक स्पर्म अंदर घुसता है। यहाँ अग्रस्थ एक्सियल सॉरी मतलब कि ये अग्रस्थ तारक केंद्रक तक शुक्राणु अंडाणु में घुसता है। यह दूरस्थ तारक केंद्रक क्या करता है बच्चों, यह तंतुमय पुच्छ का निर्माण करता है, तंतुमय आवरण का निर्माण करता है। यह मध्य भाग है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को तीव्र गति और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, जो स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। और यह चौथा भाग पुच्छ होता है जो स्पर्म को गति प्रदान करने में सहायक होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्पर्म का चित्र। इसे बोलते हैं बच्चों अग्रस्थ तारक केंद्रक को बोलते हैं एक्सियल सेंट्रियोल, और इसको डिस्टल सेंट्रियोल। एक्सियल सेंट्रियोल इंटर करता है ओवा में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और डिस्टल सेंट्रियोल कन्वर्ट इनटू एक्सियल फिलामेंट। ये तंतुमय आवरण को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा? डिस्टल सेंट्रियोल, दूरस्थ तारक केंद्रक। यह ग्रीवा वाले भाग में यह केंद्रक पाए जाते हैं, तारक केंद्रक पाया जाता है। अब बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को दर्शाने वाली, अभी दिखना लग रहा होगा आपको, कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को दर्शाने वाली मानव शुक्र जनन नलिका की खड़ी काट का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। तो अब हम बात करेंगे कि मानव शुक्र जनन नलिका की खड़ी काट। तो बच्चों ये देखिए, यह आपकी जो पहली ये मोटी मोटी जो सेल्स दिख रही हैं, इन्हें हम बोलेंगे शुक्र जनन कोशिका। यह जो दूसरी जो अलग शेप की, अलग साइज की कोशिका है, इसे सर्टोली कोशिका बोलेंगे, ठीक है। और यह देखिए सर्टोली कोशिका में आपके शुक्राणु धंसे हुए हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए। और सर्टोली कोशिका, शुक्राणु जनन कोशिका से ध्यान रखिएगा, यह आपका प्राथमिक शुक्र कोशिका है। यह प्राथमिक शुक्र कोशिका है। यह वाली कोशिका प्राथमिक शुक्र कोशिका है, ध्यान रखिएगा। यह प्राथमिक शुक्र कोशिका है, यह द्वितीयक शुक्र कोशिका, ये भी द्वितीयक और ये भी द्वितीयक शुक्र कोशिका है, और द्वितीयक शुक्र कोशिका है। और ये जो आपके ये जो धंसे हुए हैं सेल में, ये शुक्राणु पशु हैं। इन्हें शुक्राणु पूर्व बोलते हैं या शुक्राणु पशु बोलते हैं, और ये शुक्राणु हैं। तो ध्यान रखिएगा, देखिए मैंने सबसे पहले सेल 4-5 को दिखाया है, और फिर उसके अंदर सबसे पहले शुक्र जनन कोशिकाओं को दिखाया है, फिर अलग शेप और साइज की शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं को दिखाया है, जो कि किसमें धंसी हुई हैं, स्पर्म में धंसी हुई, स्पर्मेटिड्स या फिर शुक्राणु पशु इनमें धंसा हुआ है। तो यह आपका ये शुक्राणु जनन कोशिका है, और यह प्राथमिक शुक्र जनन है। यह प्राथमिक शुक्र जनन है, यह द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है या शुक्र कोशिका है। प्राथमिक शुक्र कोशिका ये और द्वितीयक शुक्र कोशिका, ये दोनों, ये भी
और और फिर आपका शुक्राणु पशु, ये जो अटैच्ड हैं ये सारे शुक्राणु पशु हैं, ये भी शुक्राणु पशु है। शुक्राणु पशु, फिर शुक्राणु पशु के बाद शुक्राणु पशु को शुक्राणु पूर्व भी बोलते हैं। उसके बाद ये फिर आपका शुक्राणु है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपका बनता है शुक्राणु, प्राथमिक शुक्र कोशिका, और प्राथमिक शुक्र कोशिका से ही प्राथमिक शुक्र कोशिका शुक्राणुजनन से, शुक्राणुजन कोशिका से प्राथमिक शुक्र कोशिका, प्राथमिक शुक्र कोशिका से द्वितीयक शुक्र कोशिका। पहला होता है शुक्राणुजन कोशिका, शुक्राणुजन कोशिका से प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या शुक्र कोशिका, फिर द्वितीयक शुक्र कोशिका, फिर शुक्राणु पशु का निर्माण होता है, और फिर शुक्राणु पशु, शुक्राणु पूर्व को ही शुक्राणु पशु बोलते हैं। फिर आपका शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। शुक्राणुजनन कोशिका से शुक्राणु, प्राथमिक शुक्र कोशिका, प्राथमिक शुक्र कोशिका से द्वितीयक शुक्र कोशिका, द्वितीयक शुक्र कोशिका से शुक्राणु पूर्व या शुक्राणु पशु, शुक्राणु पशु से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। यह ध्यान रखिए, आपको ये जो ये आपकी यहाँ पे जो गोल गोल ये ये आपका वृषण की समीपवर्ती काट का चित्र है बच्चों। यह वृषण की समीपवर्ती काट का चित्र है, जिसमें यह पहली वाली, इसमें 3 परतें आपको दिख रही होंगी। यह काली वाली जो परत है मोटी सी, इसे बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस। पहली परत को, जिसमें मैंने लिख भी दिया है आउटर लेयर, इसे ट्यूनिका वैजिनैलिस बोलेंगे। दूसरी है ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो मिडिल परत है, और थर्ड है ट्यूनिका वैस्कुलैरिस, ये इनर पार्ट है। देखिए ये जो ग्रीन कलर से ये सारा गोंचा हुआ पार्ट है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। और ये जो अंदर का खाली पार्ट है, ठीक है, ये जो अंदर का खाली वाला पार्ट है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये सारे भाग ट्यूनिका वैस्कुलैरिस है। यहाँ ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है बच्चों। तो ये तीनों पार्ट हो गए। अब ये जो गोल गोल इसमें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ऐसे, तो ये गोल गोल स्ट्रक्चर, इन्हें बोलेंगे हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजनन नलिका। और यह शुक्रजनन नलिका देखिए आपका, ये आपका ट्यूबुलाई रेक्टी है, ये ट्यूबुलाई रेक्टी है, ये रेटी टेस्टिस है, ये जो ऐसे लड्डू जैसे ऐसे गोल गोल सेल्स हैं, ये ट्यूबुलाई रेक्टी हैं। ये वास डिफरेंस है, ठीक है। ये जो यहाँ से ऐसे ट्यूब आ रही हैं, ये वास डिफरेंस है, ये ट्यूबुलाई रेक्टी है। और ये आपकी है ट्यूबुलाई रेक्ट, ये रेटी टेस्टिस है, ये रेटी टेस्टिस है, ये रेटी टेस्टिस, ये वासा इफ्रेंसिया, ये ट्यूबुलाई रेक्टी, ये आपकी ट्यूबुलाई रेक्टी है, और ये रेटी टेस्टिस है, और ये वासा इफ्रेंसिया है। ट्यूबुलाई रेक्टी ये वाली, ये ट्यूबुलाई रेक्टी है, ये रेटी टेस्टिस है, ये वासा इफ्रेंसिया है, ये वासा इफ्रेंसिया हैं। ये आपका 10 से 12 वासा इफ्रेंसिया होती हैं। फिर ये आपका एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस अधिवेशन जिसे बोलते हैं। और ये आपका वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस से आगे हमारा स्पर्म जाता है इजाकुलेटरी डक्ट, और इजाकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में आपका चला जाएगा सीमन या स्पर्म। देखिए ध्यान रखिएगा कि यह लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस है, मतलब कि LS ऑफ TS है, LF ऑफ टेस्टिस है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है इसका।
देखिए इस बात हमेशा कि इन ईच कंपार्टमेंट 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर प्रेजेंट, मतलब कि ऐसे ये जो ये हैं ऐसे ये जो दिख रहा है आपको गोल गोल, मतलब ये भाग ऐसे जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ दिख रहा है यह भाग, यह आपका इसके अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ऐसे ही जो ये गोल गोल चैम्बर हैं, ऐसे 150 से 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं एक टेस्टिस में, और इन प्रत्येक कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जा सकती है। 1 पाई जा सकती है, 2 पाई जा सकती है, 3 पाई जा सकती है, ठीक है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब शुक्राणु सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्र जनन नलिका वह स्थान है जहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वासा डिफरेंशिया अकर्स 10 to 12, मतलब कि वासा डिफरेंशिया जो होती है वो 10 से 12 वासा डिफरेंशिया पाई जाती है। एपिडिडाइमस इज हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, जो एपिडिडाइमस है वह बहुत ही घना गुच्छा होता है, बहुत ही क्वाइल्ड, मतलब कि गुथा हुआ भाग होता है। तो यह इम्पोर्टेंट लाइन थी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक प्रत्येक कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही क्या पाई जाती हैं, सब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है हमारी। वासा डिफरेंशिया 10 से 12 होती है। हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस है, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। यह आपका ट्यूबुलाई रेक्टी है, ये देखिए ये ट्यूबुलाई रेक्टी है, ये कुछ ना है, ये देखिए कुछ नहीं है, नहीं ऐसा, ये स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमिस का एक तरीके से। ये आपका ये ट्यूबुलाई रेक्टी है, ये ट्यूबुलाई रेक्टी है, और ये रेटिटेस्टिस है। ये आपका वासा डिफरेंशिया है, देखिए ऐसे वासा डिफरेंशिया ये हैं, ये वासा डिफरेंशिया है, और ये एपिडिडाइमिस है 10 to 12 वासा डिफरेंशिया, और फिर ये एपिडिडाइमिस, और यहाँ फिर एपिडिडाइमिस के आगे का भाग होता है वास डिफरेंस। ये वाला जो ऐसे निकली हुई है ट्यूब, इसे वास डिफरेंस बोलेंगे। वास डिफरेंस के बाद होता है इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर यूरेथ्रा में आपका स्पर्म जाता है। देखिए वही जो हैं, मैंने फिर से नोट डाउन किया था कि जो पहली परत होती है वृषण की, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन एलएस करने पर टेस्ट की, तो पहली होती है एल्बुजिनिया वेजिनेलिस ट्यूनिका वेजिनेलिस। इट इज़ आउटर एंड इनकम्प्लीट लेयर, यह बाहरी परत होती है और अपूर्ण परत होती है, बाहरी परत और अपूर्ण होती है। दूसरी होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इट इज़ अ मिडल लेयर, यह मध्य की परत होती है। इट फॉर्म्स कंपार्टमेंट नियर अबाउट 200 to 250 in each compartment, 250 in each testis, मतलब यह ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिल करके आपका लगभग 200 से 250 कंपार्टमेंट का निर्माण करती है प्रत्येक टेस्टिस में। अब दूसरी थर्ड होती है ट्यूनिका वेस्कुलरिस, इट इज ए इनर लेयर, इट प्रेजेंट्स अराउंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विथ इन कंपार्टमेंट, यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास होती है। कौन? ट्यूनिका वेस्कुलरिस, और यह कंपार्टमेंट में या फिर बोल सकते हैं कंपार्टमेंट में या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास पाई जाती है। यह बहुत, मैंने बोला कि यहाँ ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, मतलब रक्त का प्रवाह बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। इट इज़ वेरी हाईली क्वाइल्ड हाईली वेस्कुलर इनर लेयर, यह हाईली वेस्कुलर मतलब कि यहाँ पर रुधिर परिसंचरण तंत्र बहुत अच्छा होता है, या बोल सकते हैं यहाँ वेस्कुलर ब्लड वेसल्स अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट आपका फ्लो है, इसे बोलते हैं शुक्राणु पथ का क्रम। अभी तक नहीं पूछा गया है, क्या पता पूछ लें, कोई भरोसा नहीं है। अगर पूछता है तो बढ़िया है, आप लोग का बन जाएगा चीज़ें, नंबर आपको मिलेगा।
देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ऐसे ऐसे पूछा जाएगा, शुक्राणु के पथ को के क्रम को लिखिए, मतलब शुक्राणु कहाँ से बनता है और कैसे निकलता है। तो पहले ही होती है शुक्रजनन नलिका, 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं प्रत्येक कंपार्टमेंट में पाई जाती हैं या खंड या कोश में पाई जाती हैं। और ऐसे ही एक टेस्टिस में विषण में 200 से 250 क्या पाए जाते हैं कक्ष। 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होगा। वहाँ से आपका शुक्राणु ट्यूबुला इरेक्टी में आएगा, ट्यूबुला इरेक्टी से रेटिटेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस से इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा। देखिए आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को शुक्रजनन नलिका बोलते हैं, ट्यूबुला इरेक्टी को सीधी नलिकाएं बोलते हैं, वृषण रेटिटेस्टिस को वृषण जालिका बोलेंगे, और वासा एफ्रेंसिया को शुक्र अपवाहिकाएं या अपवाहिकाएं बोलेंगे। एपिडिडाइमिस को आपको अधिवृषण बोलेंगे, और वास डिफरेंस को शुक्रवाहिनी बोलेंगे, और इजाकुलेटरी डक्ट को स्खलन नलिकाएं बोलेंगे, और स्खलन नलिकाएं बोलेंगे, और मूत्र यूरेथ्रा को मूत्र मार्ग बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये 4 स्ट्रक्चर मिल करके आपका मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट का निर्माण करते हैं। रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, इन चारों के मिलने पर एक टर्म हम यूज करते हैं, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट। ये सारी चीजें होती हैं। अब बात आती है बच्चों की अगला फिगर है। देखिए इसमें इसके भाग भी पूछ सकता है। ये जो मैंने अभी वृषण का चित्र बनाया है, इसका डिटेल एक्सप्लेन थोड़ा सा मैंने आगे किया हुआ फिगर। इसको अगर ये अति लघु मतलब कि जब भी पूछा जाएगा ये लघु उत्तरी में पूछा जाएगा। अगर चित्र बस पूछेगा तो सिर्फ चित्र बस बनाइएगा लघु उत्तरी में, और दीर्घ में जब पूछेगा तो चित्र और इसका वर्णन पूछेगा। तो वर्णन जो भाग हैं इनके मैंने आगे लिखे हुए हैं। अभी बहरहाल उसको मैं बताता हूँ कि ये फिगर बनाना पड़ेगा और उन भागों को लिखना पड़ेगा आपको। तो ये आपका अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव अंडाशय की काट का चित्र बनाइए, जिसमें ग्राफी पुटिका या फिर ग्राफी की विभिन्न अवस्था प्रदर्शित हो रही हों, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि स्त्री अंडाशय की आरेखी काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए यह आपकी ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिकाएं इन्हें बोलेंगे। ये आपका प्राथमिक पुटक है, यह आपका द्वितीयक पुटक है जिसे गह्वर दर्शाता हुआ दिख रहा है, गह्वर दर्शाता हुआ है। यह आपकी ग्राफी पुटिका है। ग्राफी पुटिका की मैंने अलग से डायग्राम बनाया हुआ है। यह द्वितीयक अंडाणु है। यह आपका कार्पस ल्यूटियम है, पीतपिंड बोलते हैं इसे, या ग्राफियन पुटिका या ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। अब ग्राफियन फॉलिकल के बारे में अगर ये चित्र बस पूछेगा तो लघु में पूछेगा, बस इतना ही लिखने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा कुछ लिख दीजिएगा इसके बारे में, बस परिभाषा लिख दीजिएगा, बहुत रहेगा लघु उत्तरी में। अगर थोड़ा डिटेल दीर्घ में पूछता है तो आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत होगी। देखिए इसको ऐसे लिखा का निर्माण जनन एपिथीलियम के द्वारा होता है। इसके अंदर ठोस अवस्था में संयोजी ऊतक भरा होता है। इसके अंदर ठोस अवस्था में संयोजी ऊतक भरा होता है। यह पुटिका ओवरी या अंडाशय में पाए जाने वाली परिपक्व अंडाणु या मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल होती है। यह जो पुटिका होती है वह अंडाशय में पाई जाने वाली परिपक्व अंडाणु पुटिका मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल होती है। यह मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल होती है, यह पुटिका ग्राफियन पुटिका। यह फॉलिकल विकास की अंतिम अवस्था होती है। यह पुटिका विकास की अंतिम अवस्था होती है, जिससे अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन के समय अंडाणु बाहर निकलता है। इसी से हमारा अंडाणु अंडोत्सर्ग के समय पर बाहर निकलता है। इसे ऐसे भी इसकी परिभाषा बोल सकते हैं बच्चों की अंडाशय में विकसित होने वाली पूर्ण विकसित अंडाणु को ग्राफियन पुटिका कहते हैं। अंडाशय में विकसित होने वाली पूर्ण
विकसित अंडाणु को ग्राफियन पुटिका कहते हैं। ग्राफियन पुटिका में फॉलिकल का विकास फॉलिकुजेनेसिस। देखिए, ग्राफियन पुटिका में फॉलिकल का विकास फॉलिकुजेनेसिस कहते हैं। ग्राफियन पुटिका में फॉलिकल का विकास फॉलिकोजेनेसिस कहलाता है। भाव नहीं बन रहा था, कहलाता है। अब इन फॉलिकल का विकास कैसे होता है, यह अगर तब के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो वो दोनों में से कोई एक परिभाषा लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, इतना पर्याप्त रहेगा लघुत्तरी में।